जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व बैंक है, ये क्या होता है और आईएमएफ क्या होते हैं, इन दोनों को आज बेसिक रूप से समझेंगे। ये बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे कि ये होते क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये किस तरह से हमारे अस्तित्व में आया है और इसको लाना ही क्यों पड़ा आखिर। तो आईएमएफ की पूरी डिटेल आई है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार आती है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जिससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, किस तरह से हमारे अस्तित्व में आया और काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आया किस तरह से, इसकी क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुई या फिर किस तरह से हमारे अस्तित्व में ये आया। तो इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा इसके लिए इतिहास में। तो इतिहास में देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ है, ये 1939 से लेकर के 1945 के बीच में चला था। तो उस समय जब ये हुआ तो पूरी दुनिया है बहुत सारे संकटों से ग्रसित हुई। जो छोटे देश थे या फिर बड़े देश थे, सब में कुछ कुछ समस्या आई। कुछ में वित्तीय समस्या आई, कुछ में व्यापार की भी समस्या आई। तो ये कुछ समस्याएं, तो उन सभी समस्याओं में मिलाकर 3 समस्याएं प्रमुख रूप से आई थी, जो कि थी वित्तीय समस्या और दूसरे नंबर पर थी अल्प विकसित देश का पुनर्निर्माण करना। जैसे कि बहुत से जो छोटे देश हुआ करते थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे, तो उनको पुनर्निर्माण भी करना था। तो ये समस्या भी निकल के आई थी। और तीसरे नंबर पर जो समस्या आई थी वो आई थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो कहीं से किसी भी चीज़ का लेन देन नहीं होगा, तो इससे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो किसी भी देश का लेन देन नहीं होगा, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या आती है। इससे समस्या आने से बहुत से देशों में भुखमरी और जो सामानों की आपूर्ति है ये नहीं हो पाती। तो ये तब जब तीनों समस्या निकल के आई तो जो विश्व के कुछ धनी देश थे, जो रिच देश थे, उन सबके प्रमुखों ने आपस में कुछ मिले और कुछ संगठन किए। तो करने के बाद उन्होंने कुछ निर्णय निकाला कि हमको इन तीनों समस्याओं से कैसे निपटना है, किस तरह से हम इन तीनों समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, सभी बड़े जितने भी बड़े देश थे, जितने भी रिच कंट्री थी या फिर धनी कंट्री थी, उन सभी कंट्री के प्रमुखों ने आकर के आपस में मिल करके एक संगठन बनाया। तो उस संगठन में जहाँ पे वो लोग आके मिले, वो मिलने को ही बोला गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये सम्मेलन किया गया था 1944 के अंदर और 44 देश इसके अंदर थे। इसका फाउंडर मेंबर भारत भी था। तो 44 देशों ने मिलकर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर एक आईएमएफ आया, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जब 44 देशों ने मिल करके 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को किया, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन करने के बाद इसी में ही आईएमएफ आया, जिसका नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है जिसका नाम है आईबीआरडी, उसकी भी स्थापना इसी समय हुई। लेकिन देखो, जब ये सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में 3 संस्था की बात की गई थी। पहली संस्था थी आईएमएफ, दूसरी थी वर्ल्ड बैंक, तीसरी थी WTO जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो पूरे विश्व को व्यापार को संगठित, मतलब संगठन बैठा था, इसमें पूरे विश्व के व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन जब 1944 के अंदर सम्मेलन हुआ है तो उसमें बातें तो तीनों की गई हैं, लेकिन ये जो था WTO था, इसकी बातें सिर्फ हुई। ये बहुत ही, इसको टाइम लग गया लाने में। ये लगभग 1995 में ये आया, WTO 1995 में आया। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक की एक संस्था, इसको आगे समझेंगे। आईबीआरडी, इन दोनों की स्थापना जो है 1945 के अंदर हो गई थी। तो हमको कुछ ये इतिहास इसका हल्का सा समझ में आया कि किस तरह से होता है, कि कौन कौन सी समस्या हुई थी। 3 समस्याएं थी। 3 समस्या को निपटाने के लिए ही ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया गया था। न्यू हैम्पशायर, वाशिंगटन DC में जो न्यू हैम्पशायर है, वहाँ पे किया था। 44 देशों ने मिलकर इसको किया था। तो 44 देशों ने जब मिलकर किया तो इसकी कुछ संस्थाएं निकल के आई कि वर्ल्ड बैंक क्या है और आईएमएफ क्या है। तो वर्ल्ड बैंक, देखिए उस समय वर्ल्ड बैंक नहीं था, उस समय आईबीआरडी था और वर्ल्ड बैंक बाद में आएगा। उसको समझेंगे आगे कैसे आया था वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। अगर बात की कि जो इसका हेडक्वार्टर किधर पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में पड़ता है। DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अब हम लोग समझते हैं आईएमएफ को, कि आईएमएफ क्या है और आईएमएफ जो है ये किस तरह से, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इसकी आउटलुक वगैरह, ये सबको समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे आईएमएफ है क्या। देखो, आईएमएफ का मतलब है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्या करता है, इसका काम यही है कि ये जो है पैसे प्रोवाइड करता है। जैसे कोई बैंक होते हैं, बैंक लोन देते हैं ना, उसी तरह से पैसे को देता है। कोई भी कंट्री है, उसको जो है व्यापार करने के लिए या फिर उसको सुधारने के लिए, उसकी गरीबी मिटाने के लिए, उन सब के लिए इसको पैसे देता है। तो सबसे पहले समझेंगे इसका जो है विशेष, इसकी मुद्रा क्या है। देखिए,
इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है ये पूरे दुनिया के लिए एक संगठन बनाया गया है। तो इसकी कुछ विशेष मुद्रा होंगी जिसके अंदर व्यापार होगा। जिसकी दुनिया में बहुत सारी मुद्रा हैं, लेकिन सारी मुद्रा व्यापार नहीं हो सकता। तो कुछ ही इसमें मुद्रा लिखे हैं जिसको बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो इसकी विशेष मुद्रा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो मुद्राएं जो हैं जो कि पेपर में बार बार आती हैं, पेपर में बार बार इसको पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी मुद्राएं SDR के अंदर शामिल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप पर ध्यान से देखिए। एक यूरो है, यूरोपियन कंट्री को लगभग मिला के वहाँ पर यूरो चलता है ज़्यादा। तो यूरो वहाँ पे एक हो गया यूरो, हो गया पाउंड, फिर उसके बाद तीसरी जो है जापानी येन, जापान की मुद्रा है, और उसके बाद डॉलर, USA का डॉलर, और फिर चीन में युआन। ये 2016 में इसको लाया गया था, चीनी युआन, इसको रेनमिनबी भी बोला जाता है। अगर बात की जाए कि उसके उद्देश्य क्या थे, इसकी उद्देश्य की अगर बात की जाए तो उद्देश्य में थे आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित करना। जो आर्थिक जो स्थिरता थी ना उसको सुरक्षित करना, वो घटे बढ़े नहीं, मतलब बढ़ती जाए लेकिन घटे नहीं, आर्थिक जो है ना स्थिरता बनी रहे, उसको सुरक्षित करने के लिए इसके कुछ उद्देश्य थे। और गरीबी कम हो, किसी भी देश की गरीबी कम हो, इसका भी ये भी उद्देश्य था। और रोजगार को बढ़ावा देना और व्यापार को, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थे उसको भी बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था, इसका कुछ उद्देश्य ये थे। और बात की जाएगा संस्थापक सदस्य की, तो ये बात हो गई है कि इसके 44 इसमें सदस्य थे जो कि स्थापना किए थे। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, 189। देखिए कुछ वर्ल्ड बैंक है उसके भी कुछ सदस्य बनेंगे और IMF भी बनेंगे। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसके सदस्य बनने के लिए आपको IMF का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर बात कीजिए कुछ प्रकाशन की, तो कुछ प्रकाशन भी जारी करता है, कुछ जो है रिपोर्ट भी निकालता है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कुछ निकालता है, जिस तरह से वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट, जो ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसको ये प्रकाशित करता है। इसके मतलब आधार पर ये बताता है कि किस देश में कितनी स्थिरता बनी हुई है। और बात कीजिए वित्तीय निगरानी की, तो कुछ निगरानियाँ भी रखता है कि कौन से देश में कितना आयात निर्यात खर्च वगैरह ये सब चल रहे हैं, तो फिजिकल रिपोर्ट भी ये निकालता है। बात कीजिए क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट की, तो ये कुछ क्षेत्रीय रिपोर्ट भी निकालता है। और अगर बात कीजिए कार्यकारी निदेशक, इसके अंदर जो कार्य करते हैं, जो इसकी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनकी संख्या 24 है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की संख्या इसमें 24 है। अगर इसमें देखिए मुद्रा जो होती है, मुद्रा का जो कोटा होता है, इसमें एक सिस्टम ये भी है कि जिसकी मुद्रा जितनी अधिक होगी, जितना इसमें जिसका अंशदान होगा, जितना जो इसमें डोनेट करेगा उसका ही वोटिंग राइट उतना ज़्यादा होगा। तो जिस तरह से SDR में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का इसमें अंशदान होता है 2.76%, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इसलिए बोला जाता है कि अपने अंशदान को बढ़ाइए, जितना आप इसमें बढ़ाएंगे उसमें आपको वोटिंग राइट मिलेगा और आप उतने ही अच्छे निर्णय किसी भी देश के लिए या फिर दुनिया के लिए ले सकते हैं। तो जिस तरह से USA का वोटिंग राइट सबसे ज़्यादा है, जो कि है 17.46%, क्योंकि इसने इतने परसेंट का फंड इसमें दिया हुआ है, इसका वोटिंग राइट बहुत ही अधिक है। दूसरे नंबर पे आता है जापान, जो कि पहले तीसरे नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। जापान का 6.48% है इसका फंड। अगर बात कीजिए चाइना की, तो 6.41% है, तीसरे नंबर पे आता है चाइना। तो इस तरह से कुछ जो है IMF के बारे में समझा हमने, और इसके बाद हमने इसको समस्या जो इसकी क्या थी इन सबको आज समझा। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड बैंक को कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक में एक किस तरह से इसमें कौन कौन संस्थाएं आके जुड़ी हैं। बात की जाए अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक एक प्रकार का सिर्फ एक बैंक नहीं है, इसमें कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके कुछ ग्रुप हैं, कुछ 5 ग्रुप हैं इस तरह से, जैसे IBRD हो गया, और IDA हो गया, IFC हो गया, और MIGA, ICSID, इसके 5 ग्रुप हैं। इसीलिए इसको सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG, इसके कुछ ये नाम आते हैं, WBG या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी स्थापना भी सेम है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना उस समय नहीं हुई थी। उस समय जब 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो 1945 के अंदर जो स्थापना हुई थी वो हुई थी IBRD की हुई थी, जो कि इसी की एक संस्था है। IBRD विश्व बैंक की एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी। फिर बाद में ये कुछ मिलकर, 2 संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक के नाम से जानी गई, और फिर इसके अंदर 5 संस्थाएं आके जुड़ी। तो बात कीजिए कि संस्थाएं कौन कौन सी है, इसको समझते हैं। सबसे पहली संस्था है IBRD। IBRD क्या है, ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है। ये मतलब किसी भी अगर देश है, कोई देश है और उस देश में को दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कराना है, मतलब कि कोई देश में अगर पुनर्निर्माण करना है तो पुनर्निर्माण के लिए IBRD उसको लोन देगा। अगर बात की जाए IDA की, तो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये गरीब देशों के लिए होता है। बहुत ही जो गरीब देश हैं उनको ये लोन देगा। IBRD मतलब उनको IDA जो है बहुत ही गरीब देशों को लोन देगा, जो बहुत ही छोटे देश होते हैं। और यही दोनों मिलकर के IBRD और IDA यही दोनों मिलकर के 1959 में विश्व बैंक कहलाते वर्ल्ड बैंक का को नाम दिया गया था, जिसे नीचे लिखा हुआ है IBRD प्लस IDA। ये 1959 के अंदर विश्व बैंक कहलाए थे। अब बात करें IFC की। IFC क्या है? ये एक प्रकार का इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये बहुत ही बड़े लोगों को देता है। ये जो बड़े लोग हैं उनको लोन देगा, बड़े लोगों को। जैसे बहुत ही बड़े लोगों को लोन पकड़ाना है और बहुत ही अधिक लोन देना है तो IFC उसको लोन देगा। बात की जाए MIGA तो इसका मतलब है कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुपक्षीय निवेश देगा। ये बहुत लोगों को बहुत पक्ष में ये निवेश देगा, इसकी गारंटी एजेंसी है, ये इसका नाम पड़ गया। और बात की जाए कि ICSID, इसका मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका मतलब ये होता है कि निवेश विवादों को निपटारे के लिए, मान लीजिए किसी देश में कोई निवेश हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसको कुछ विवाद होता है अगर, तो उसके निपटारे के लिए इस संस्था को बनाया गया था। तो ये कुछ 5 रूप से संस्थाएं बनी थी। ये 5 रूप से संस्थाओं को मिला करके ही बनाया गया था विश्व बैंक। अगर बात की जाए विश्व बैंक तो विश्व बैंक और IMF की कुछ तुलना भी है। इसकी तुलना भी देखेंगे कि दोनों किस रूप से अलग होते हैं। दोनों एक ही प्रकार के दिखते हैं लेकिन दोनों की कुछ अलग अलग बातें हैं, कुछ अलग अलग इसके नियम हैं। तो ये हमको समझ में आया कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है। इसमें 89 देश इसमें भी आते हैं, 189 देश, और IMF के अंदर भी उतने ही देश आते हैं। अगर इसका ग्रुप आपको बनना है, इसका सदस्य बनना है, अगर आपको सदस्य बनने के लिए IMF की सदस्यता लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप IBRD की सदस्यता ले सकते हैं। अगर बात की जाए कि IMF और वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना और IMF की स्थापना, देखिए IMF की स्थापना होती है 1945 के अंदर, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 के अंदर नहीं होती है। वर्ल्ड बैंक की जो एक संस्था है IBRD, उसकी स्थापना होती है 1945 के अंदर, और वही 1945 जो कि दोनों साथ में मिलकर के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होते हैं, जिसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस या फिर जुड़वा भी बोला जाता है। अब बात की जाए कि सदस्यता दोनों में कितने हैं, एक ही है दोनों की सदस्यता, 189। बात की जाए अगर कि मुख्यालय किधर पड़ेगा तो वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये एक जगह है अमेरिका के अंदर। अगर बात की जाए ऋण की तो ये जो IMF है ये बहुत ही छोटे समय के लिए ऋण देता है। जैसे लिखा है ना कि ऋण एवं वित्तीय सलाह को पहले समझ लेते हैं। ये ऋण देता है, किसी को ऋण देगा और सलाह भी चाहिए तो सलाह भी उसको देगा, ऋण देगा और वित्तीय सलाह भी देगा। बात की जाए कि WBC की तो ये WBC नहीं, वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक यह है, ये दीर्घकालीन के लिए देता है। दीर्घकालीन का मतलब है कि पैसों को देगा, बहुत समय के लिए देगा पैसों को, और इसका जो विकास है पुनर्निर्माण के लिए देगा। अगर कोई किसी देश में किसी का विकास करना है तो विकास के देगा और पुनर्निर्माण के लिए ही देगा। ये ज़्यादातर विकसित देशों को ही देता है। जिस देश को जानेगा कि पैसे को लौटा सकते हैं उसी को वर्ल्ड बैंक लोन देता है। और IMF में क्या है, ये गरीब देशों को भी देता है और अपने कुछ जो है अब कुछ इस्तेमाल करने हैं तो उसके लिए कुछ ऐसे सीरीज या कुछ वगैरह भी उसको प्रोवाइड करता है। तो ऋण एवं वित्तीय सलाह देता है IMF, और अल्पकालीन के लिए, लेकिन ये बहुत ही छोटे समय के लिए पैसे देता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं, बहुत ही छोटे समय के लिए पैसे देगा। और भुगतान संतुलन में सुधार के लिए भी ये पैसे देता है। देखिए मैंने वर्ल्ड बैंक और IMF और उसके कुछ इतिहास के बारे में मैंने इसको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करिए, लाइक करने के साथ आप इसे शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं या फिर कोई सुझाव आते हैं तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको रीड करूँगा, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।